गढ़गांव एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में आधुनिकता की छाया कम ही पड़ी थी। यहाँ की गलियां, पुराने मिट्टी के घर और घने पेड़ों से ढकी सड़कों ने इसे किसी कहानी की दुनिया जैसा बना रखा था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी गांव के बाहरी छोर पर खड़ा एक सुनसान और डरावना घर। इस घर को लोग कांच का कमरा कहते थे। कहते हैं कि ये घर कई सालों से वीरान पड़ा था। घर के चारों ओर बेतरतीब उगी झाड़ियां और घने पेड़ थे जो इसे और भी डरावना बना देते थे। लोग कहते थे कि इस घर में कुछ ऐसा था जिसे समझा नहीं जा सकता। गांव वालों के मुताबिक इस घर में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव की बूढ़ी अम्मा जो हमेशा अपनी खाट पर बैठी रहती थी, इस घर के बारे में कई कहानियां सुनाती थी। उस घर के कांच के कमरे में आत्माएं बसती हैं। वे कांच के पीछे कैद हैं, लेकिन अगर कोई उस कमरे में गया तो वे उसे भी अपने साथ कैद कर लेती हैं। वो बच्चों को डराने के लिए कहा करती थी। सूरज और राधिका, गांव के दो भाई बहन, इस घर के बारे में सुन सुनकर बड़े हुए थे। सूरज 18 साल का था और राधिका उससे 2 साल छोटी। सूरज को रोमांच और रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। वो हमेशा नई चीजें खोजने और समझने की कोशिश करता था। दूसरी ओर राधिका बेहद समझदार और तार्किक थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव के स्कूल से लौटते समय सूरज ने राधिका से कहा, राधिका, कांच के कमरे के बारे में सोचो। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आत्माएं कांच में कैद हो? राधिका ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई, ये सब पुरानी कहानियां हैं। लोग डराने के लिए बनाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक किसी ने सबूत क्यों नहीं दिया? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो खुद ही पता करते हैं। अगर सच में कुछ नहीं है तो हम दूसरों को भी बता देंगे कि ये सब झूठ है। राधिका ने कुछ पल सोचा। उसे ये विचार खतरनाक लगा, लेकिन उसके मन में भी जिज्ञासा थी। आखिरकार उसने हामी भर दी। अगले दिन जब सूरज और राधिका अपने दोस्तों के साथ बैठे थे तो सूरज ने उन्हें अपनी योजना बताई। उसके दोस्तों ने उसे पागल कह दिया। तुम जानते हो, सूरज, एक दोस्त बोला, जो भी उस घर में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये कोई मजाक नहीं है। दूसरे दोस्त ने जोड़ते हुए कहा, मेरे चाचा ने उस घर के पास जाने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया था कि वहां अजीब सी ठंडी हवा चलती है और ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। लेकिन सूरज को किसी की परवाह नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। राधिका को भी धीरे धीरे इस रोमांच में मजा आने लगा। उस रात सूरज और राधिका ने घर वालों से कहा कि वे अपने दोस्त के घर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। असल में वे चुपचाप कांच के कमरे वाले घर की ओर निकल पड़े। रास्ता अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर घना जंगल था और झिंगुरों की आवाज रह रहकर इस खामोशी को तोड़ रही थी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? सूरज ने राधिका से पूछा। राधिका ने जवाब दिया, डर नहीं लग रहा, लेकिन अजीब सा महसूस हो रहा है। जब वे घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और घर के अंदर से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। सूरज ने राधिका की ओर देखा और बोला, चलो अंदर चलते हैं। सूरज और राधिका ने टूटे हुए मुख्य द्वार के पास रुककर चारों ओर देखा। हवा में घुली हुई सीलन की बदबू और उस सुनसान घर की खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। दरवाजे का लकड़ी का एक हिस्सा झूल रहा था जो हल्की हवा के साथ चरमराता हुआ हिल रहा था। सूरज ने राधिका की ओर देखा और बोला, तैयार हो? राधिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया तो? सूरज ने उसकी बात को काटते हुए कहा, कुछ गलत नहीं होगा। ये सब बस कहानियां हैं। हम जल्दी ही सब जान लेंगे।
उन्होंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एक अंधेरी गुफा जैसा गलियारा उनके सामने था। सूरज ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और उसे चालू किया। जैसे ही उन्होंने गलियारे में कदम रखा, वहां के माहौल ने उन्हें बेचैन कर दिया। दीवारें उखड़ी हुई थी और फर्श पर सूखी पत्तियां और धूल की मोटी परत जमी थी। गलियारे के दोनों ओर टूटे हुए दरवाजे थे, जिनके अंदर झांकने पर पुराने फर्नीचर और टूटे सामान के ढेर दिखाई दिए। राधिका ने धीरे से पूछा, ये जगह इतनी सुनसान क्यों लग रही है? लगता है यहाँ किसी ने सदियों से कदम नहीं रखा। सूरज ने इधर उधर देखते हुए कहा, यही तो पता लगाने आए हैं। लेकिन सच कहूं तो ये जगह वाकई अजीब है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक जोरदार आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज पीछे गिर गई हो। राधिका डर के मारे पीछे मुड़ी और फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुमने सुना? वो क्या था? सूरज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। डरने की जरूरत नहीं है। गलियारे के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी चमचमाती रोशनी बाहर आ रही थी। सूरज ने राधिका की ओर इशारा किया और दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारें सचमुच कांच की बनी थी। अंदर का नजारा ऐसा था जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। दीवारों पर हल्की रोशनी का प्रतिबिंब तैर रहा था और फर्श पर अजीब सी आकृतियां दिख रही थी। राधिका ने चकित होकर कहा, यह वाकई अद्भुत है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। सूरज ने कहा, यहां कुछ तो है। मुझे यकीन है कि यह रहस्य इससे जुड़ा है। जैसे ही दोनों ने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अचानक अपने आप जोर से बंद हो गया। वे दोनों चौंक गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वो अब नहीं खुल रहा था। कमरे के अंदर की रोशनी तेज हो गई और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। तुमने यहां आने की गलती की है, एक धीमी और डरावनी आवाज गूंजने लगी। राधिका ने डरते हुए पूछा, ये कौन बोल रहा है? क्या यहाँ कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी की गूंज सुनाई दी। सूरज ने खुद को संभालते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। हमें पता लगाना होगा कि ये सब क्या है। कमरे की कांच की दीवारों पर सूरज और राधिका की परछाइयां बनने लगी, लेकिन ये परछाइयां साधारण नहीं थी। एक दीवार पर सूरज को चिल्लाते हुए दिखाया गया, दूसरी पर राधिका को किसी अदृश्य शक्ति से खींचते हुए। राधिका ने घबराकर कहा, ये हमारी परछाइयां क्यों ऐसा कर रही है? ये कैसे संभव है? सूरज ने दीवारों की ओर देखते हुए कहा, ये सिर्फ परछाइयां नहीं है, ये हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। दीवारों पर अचानक एक शब्द उभरने लगे। वे शब्द कांच पर खरोंच से लिखे हुए लग रहे थे। उन शब्दों में लिखा था, मृत आत्माओं की कैद। सूरज ने उन शब्दों को पढ़कर कहा, यहाँ आत्माएं कैद है? क्या इसका मतलब यह है कि ये आत्माएं हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? तभी कमरे के एक कोने से हल्की सी चमक उठी। सूरज और राधिका ने देखा कि वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। सूरज ने धीरे धीरे उस डायरी को उठाया और उसके पहले पन्ने को खोलते ही कमरे की रोशनी और तेज हो गई। सूरज ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर धूल जमी थी, लेकिन शब्द साफ सुथरे और पढ़ने लायक थे। पन्ने पर लिखा था, ये कहानी है मेरी सबसे बड़ी भूल की। मैं डॉक्टर अजय मेहरा, जिसने विज्ञान और प्रकृति को चुनौती देने का साहस किया और जिसकी कीमत मेरी पत्नी और बेटी ने चुकाई। डायरी पढ़ते ही कमरे में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। राधिका ने घबराकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये डायरी यहाँ क्यों है और इसे किसने लिखा है? सूरज ने पन्ने पलटते हुए कहा, ये डायरी हमें इस कमरे के पीछे छिपे रहस्य का जवाब दे सकती है। हमें इसे पढ़ना होगा। डायरी के अगले पन्ने पर डॉक्टर मेहरा के बारे में और अधिक लिखा था। साल 1947 में मैंने ये घर अपनी पत्नी सुरेखा और बेटी आशा के साथ बनाया था। मैं एक वैज्ञानिक था
और मेरी सबसे बड़ी खोज थी आत्मा और कांच के बीच का संबंध। डायरी पढ़ते ही कमरे में एक सिहरन सी दौड़ गई। दीवारों पर सूरज और राधिका की परछाइयां अब और अधिक स्पष्ट हो गई। वे अपने आप ही हरकत कर रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। राधिका ने डरते हुए कहा, आत्मा और कांच, ये सब कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है? सूरज ने पढ़ना जारी रखा। मैंने एक ऐसा कांच तैयार किया था जो आत्माओं को कैद कर सकता था। मेरी पत्नी ने इसे गलत बताया और मुझे ऐसा प्रयोग करने से मना किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा के आगे उनका प्यार हार गया। डायरी में आगे लिखा था, एक रात जब सुरेखा और आशा घर पर थी, मैंने अपने प्रयोग को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन प्रयोग गलत हो गया। कांच ने मेरी पत्नी और बेटी की आत्माओं को कैद कर लिया। उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। राधिका ने गुस्से और डर के मिश्रण से कहा, यह आदमी पागल था। उसने अपनी पत्नी और बेटी को अपने प्रयोग के लिए कुर्बान कर दिया। सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अब उनकी आत्माएं इस कमरे में फंसी हुई हैं। शायद वे हमें यहां से जाने नहीं देंगी। जैसे ही सूरज ने डायरी के आखिरी पन्ने को पलटा, कमरे में हवा का तेज झोंका आया। दीवारों पर कांच में से दो चेहरों की आकृतियां उभर आई। ये चेहरे किसी महिला और एक बच्ची के थे। उनकी आंखें चमक रही थी और वे सूरज और राधिका को घूर रही थी। एक धीमी और गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। सूरज ने घबराकर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया। हम सिर्फ ये जानने आए थे कि इस कमरे का रहस्य क्या है। आवाज ने गुस्से से कहा, यह रहस्य तुम्हारे लिए नहीं था। ये हमारी पीड़ा है जिसे तुमने जगाया है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। राधिका ने कमरे के चारों ओर देखा और कहा, हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हम यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। सूरज ने कहा, यह दरवाजा तो बंद हो चुका है। शायद हमें किसी और रास्ते की तलाश करनी होगी। उन्होंने कमरे के हर कोने की जांच शुरू की। तभी राधिका को एक दीवार पर हल्की सी दरार दिखी। उसने सूरज को बुलाया और कहा, यहां देखो, ये दीवार शायद टूट सकती है। सूरज ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और दरार को जोर से मारना शुरू किया। हर बार जब वो मारता, कमरे में गूंजती हुई चीखें और तेज हो जाती। जैसे ही दरार बड़ी होने लगी, दीवारों से उभरती हुई परछाइयां सूरज और राधिका के करीब आने लगी। उनकी आकृतियां विकृत और भयानक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे उन पर हमला करने वाली हो। राधिका ने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, हमें बाहर निकलना होगा। सूरज ने आखिरी बार जोर लगाया और दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। दोनों ने उस दरार से खुद को बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पूरा घर हिलने लगा। कांच के कमरे से तेज रोशनी निकली और एक धमाके के साथ वो कमरा ढह गया। घर पूरी तरह से शांत हो गया। सूरज और राधिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर और राहत का मिश्रण था। राधिका ने धीरे से कहा, शायद अब वे आत्माएं मुक्त हो गई हैं। सूरज ने सिर हिलाया और कहा, शायद, लेकिन अब मैं जानता हूं कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। दोनों थके हुए और सहमे हुए गांव लौटे। उन्होंने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उस रात के बाद से कांच का कमरा गायब हो चुका था। सूरज और राधिका ने जैसे तैसे अपने डर पर काबू पाते हुए गांव में कदम रखा। रात अभी गहरी थी, लेकिन घरों के अंदर जलती हुई कमजोर रोशनियों से सड़कें कुछ कुछ दिखाई दे रही थी। दोनों बिना किसी से कुछ कहे अपने घर पहुंचे और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, सूरज, जो हमने आज देखा वो किसी को बताना चाहिए या? सूरज ने गंभीरता से कहा, नहीं, ये सब कोई मानेगा नहीं, और अगर मानेगा
तो लोग और डरेंगे। ये रहस्य हमारे तक ही रहना चाहिए। राधिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो पूरे वक्त उस कांच के कमरे की चीखें और परछाइयां याद कर रही थी। अगली सुबह सूरज और राधिका ने कोशिश की कि वे सामान्य दिखें, लेकिन गांव में अजीब हलचल थी। कुछ लोगों ने बताया कि कांच का कमरा अब वहां नहीं है जहां वो घर खड़ा था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान और मलबा रह गया था। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, ये तो चमत्कार है, इतने सालों से वो घर जस का तस खड़ा था, आखिर वो अचानक कैसे गायब हो गया? क्या ये आत्माओं का काम है? क्या वे मुक्त हो गई? सूरज और राधिका के दोस्त, जो पिछले दिन उन्हें उस घर में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास आए। क्या तुम दोनों कुछ जानते हो? तुमने घर के बारे में कुछ किया है? सूरज ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, हम तो कहीं और गए थे। ये सब अपने आप हुआ होगा। घटना के कुछ दिन बाद सूरज और राधिका अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उस रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। राधिका अक्सर रातों में डरकर उठ जाती थी। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसके कमरे में है। एक बार उसने सूरज से कहा, सूरज, मुझे लगता है कि वे आत्माएं अभी भी हमारे आसपास हैं। मैं रात में उनकी फुसफुसाहटें सुनती हूँ। सूरज ने उसे दिलासा दिया, ये सिर्फ तुम्हारा डर है, वे अब मुक्त हो चुकी है, हमें बस इसे भूल जाना चाहिए। लेकिन सूरज भी भीतर से असहज था। उसे ऐसा लगता था जैसे कांच के कमरे की चीखें और अजीब परछाइयां अभी भी उसके ज़हन में गूंज रही हैं। एक शाम सूरज ने राधिका को बाहर चलने के लिए कहा। दोनों गांव के बाहर जंगल की ओर गए। सूरज ने कहा, राधिका, मुझे कुछ कहना है। उस डायरी में जो लिखा था, उसका आखिरी हिस्सा मैंने तुम्हें नहीं बताया। राधिका ने चौंक कर पूछा, आखिरी हिस्सा? उसमें और क्या लिखा था? सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि कांच के कमरे की आत्माएं हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहेंगी जिसने उनके कैदखाने में कदम रखा। राधिका ने घबराकर कहा, तो इसका मतलब? सूरज ने सिर झुकाते हुए कहा, हो सकता है कि वे आत्माएं अभी भी हमें देख रही हों। शायद वे पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। उस बातचीत के बाद से सूरज और राधिका ने महसूस किया कि उनके आसपास अजीब घटनाएं हो रही थी। सूरज को कई बार रात में अपने कमरे के आईने में एक चेहरा दिखता था जो उसकी ओर घूरता था। राधिका को ऐसा लगता था कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। एक दिन सूरज ने अपने कमरे में कांच की खिड़की पर वही शब्द देखे जो उन्होंने कांच के कमरे में देखे थे, मृत आत्माओं की कैद। सूरज और राधिका ने तय किया कि वे इस रहस्य से पूरी तरह छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने गांव के एक साधु से मिलने का फैसला किया जो आत्माओं और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जाना जाता था। साधु ने उनकी बात सुनकर कहा, तुमने एक ऐसी जगह पर कदम रखा जो न तुम्हारे लिए थी और न किसी और के लिए। उन आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब उनका सही अंतिम संस्कार होगा। साधु ने उन्हें एक अनुष्ठान करने के लिए कहा। सूरज और राधिका ने साहस जुटाकर उस मलबे वाली जगह पर जाकर साधु के निर्देशों का पालन किया। अनुष्ठान के बाद सूरज और राधिका ने महसूस किया कि अजीब घटनाएं रुक गई थी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में अब भी ये सवाल बाकी था, क्या आत्माएं वाकई मुक्त हो गई या ये सिर्फ एक शांत समय का इंतजार है? अनुष्ठान के बाद सूरज और राधिका ने थोड़ी राहत महसूस की। अजीब घटनाएं रुक गई थी और उनके जीवन में सामान्यता लौटने लगी थी। लेकिन उनके मन के कोने में अब भी एक सवाल था, क्या सच में आत्माएं मुक्त हो गई हैं या ये सिर्फ एक अस्थायी शांति है? कुछ हफ्तों बाद गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ। वो एक मध्य आयु का व्यक्ति था जिसके पास एक मोटा बैग और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव के लोगों से कांच के कमरे
के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। उस व्यक्ति का नाम अर्जुन था और वो एक इतिहासकार और रहस्यमयी घटनाओं का शोध करता था। अर्जुन ने सूरज और राधिका से संपर्क किया। मैंने सुना है कि आप दोनों उस घर में गए थे। क्या आप मुझे वहां की घटना के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? उसने पूछा। सूरज ने बात को टालने की कोशिश की। हमने कुछ खास नहीं देखा। वो घर अब मलबे में बदल चुका है। लेकिन अर्जुन ने गंभीरता से कहा, आप सच छिपा रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो घर साधारण नहीं था। मैं कांच के कमरे के बारे में कई वर्षों से पढ़ता आ रहा हूं। मुझे यकीन है कि वहां कुछ ऐसा है जिसे अब भी समझा नहीं जा सका है। सूरज और राधिका को अर्जुन की बातों पर शक हुआ, लेकिन अर्जुन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनकी मदद कर सकता है। अगर आपने डायरी को देखा है तो मुझे उसके बारे में बताइए। उसमें जो भी लिखा है वो सिर्फ कहानी नहीं है। सूरज ने धीरे धीरे डायरी के हिस्सों के बारे में अर्जुन को बताया। अर्जुन ने सुना और कहा, डॉक्टर अजय मेहरा ने जो प्रयोग किया था वो सिर्फ आत्माओं को कांच में कैद करने तक सीमित नहीं था। उसने कुछ और भी किया था। अर्जुन ने खुलासा किया, डॉक्टर मेहरा का असली उद्देश्य केवल आत्माओं को कैद करना नहीं था। वो आत्माओं की ऊर्जा का उपयोग अमरता प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। लेकिन जब प्रयोग विफल हुआ तो वो खुद गायब हो गया। कई लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा भी उस कमरे में कैद हो गई थी। सूरज और राधिका ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, तो क्या वह आत्माएं अब भी सक्रिय हो सकती हैं? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, अगर अनुष्ठान सही तरीके से नहीं किया गया तो हाँ, और यह भी संभव है कि डॉक्टर मेहरा की आत्मा अब भी अपनी खोज को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने दोनों को मलबे के स्थान पर वापस जाने के लिए मनाया। सूरज और राधिका ने अन्य मन से उसकी बात मानी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जमीन पर जले हुए कांच के टुकड़े और धातु के अंश बिखरे पड़े थे। अर्जुन ने एक छोटा यंत्र निकाला जो ऊर्जा की गतिविधि को माप सकता था। यंत्र ने मलबे के पास पहुंचते ही तेज आवाजें निकालनी शुरू कर दी। अर्जुन ने कहा, यहाँ अब भी कुछ बचा है, हमें इसे और गहराई से खोजना होगा। जैसे ही अर्जुन ने खुदाई शुरू की, सूरज और राधिका को महसूस हुआ कि वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई है। सूरज ने कहा, क्या तुमने महसूस किया? ये जगह सामान्य नहीं लग रही। अचानक अर्जुन को मलबे में से एक धातु का डिब्बा मिला। डिब्बे पर अजीब निशान बने हुए थे। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे को छुआ, वहां से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी के साथ एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। ये आकृति एक आदमी की थी जो लंबा और गंभीर चेहरा लिए खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अजय मेहरा था। डॉक्टर मेहरा ने गहरी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। मैंने अपनी गलतियों की सजा भुगती है, लेकिन तुमने मुझे फिर से जागने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हारे रहस्यों को जानने और इन आत्माओं को मुक्त करने आए हैं। डॉक्टर मेहरा हंसते हुए बोला, मुक्ति? तुम ये नहीं समझते कि मैं क्या चाहता था। मैं अपने शोध को खत्म करना चाहता हूं और अब तुम मेरी ऊर्जा बनोगे। अचानक मलबे के चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर मेहरा ने उन आत्माओं को फिर से कैद कर लिया हो और वे उसका आदेश मान रही हो। सूरज और राधिका डर के मारे पीछे हट गए। अर्जुन ने अपने बैग से एक पवित्र माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की गूंज से डॉक्टर मेहरा की आत्मा कमजोर होने लगी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये सिर्फ मेरी शुरुआत है। अर्जुन ने सूरज से कहा, इस डिब्बे को तोड़ दो, इसमें उसकी आत्मा की शक्ति का स्रोत है। सूरज ने पास पड़ी एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से डिब्बे पर मार दिया। डिब्बा टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ और डॉक्टर मेहरा की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने कहा, अब शायद आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन राधिका ने धीरे से पूछा, शायद?
हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई खत्म हो चुका है? अर्जुन ने कहा, कभी कभी कुछ रहस्यों का पूरी तरह से जवाब नहीं मिलता, लेकिन हमें यकीन करना होगा कि हमने सही किया है। सूरज और राधिका ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में ये डर हमेशा रहेगा कि शायद कांच के कमरे का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर मेहरा की आत्मा के गायब होने और डिब्बे के टूटने के बाद सूरज, राधिका और अर्जुन ने महसूस किया कि आसपास का माहौल शांत हो गया है। वे गांव लौट आए, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये अब एक नई दिशा लेने वाली थी। गांव लौटने के कुछ दिनों बाद अर्जुन के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वो बार बार मलबे के पास लौटता और घंटों वहां अकेला बैठा रहता। सूरज ने उससे पूछा, अर्जुन, तुम बार बार वहां क्यों जा रहे हो? क्या कुछ बाकी रह गया है? अर्जुन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ रहस्यों का अंत तभी होता है जब उनकी पूरी सच्चाई सामने आ जाए। मुझे लगता है ये अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सूरज और राधिका को अर्जुन पर शक होने लगा। एक रात राधिका को भयानक सपना आया। उसने देखा कि कांच का कमरा फिर से बन गया है और अर्जुन उसमें बैठा है, चारों तरफ आत्माओं से घिरा हुआ। वो जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। सुबह जब उसने सूरज को यह सपना बताया तो उसने इसे अनदेखा करने की सलाह दी, लेकिन राधिका ने कहा, मुझे पक्का यकीन है कि अर्जुन कुछ छिपा रहा है, हमें उस पर नजर रखनी होगी। सूरज और राधिका ने अर्जुन के ठहरने की जगह पर जाकर उसकी चीजों की तलाशी ली। वहां उन्हें एक डायरी मिली। डायरी में अर्जुन ने लिखा था, कांच के कमरे का रहस्य केवल डॉक्टर अजय मेहरा तक सीमित नहीं है, ये कमरे की आत्माओं के स्रोत तक जाता है। मैं ये समझ चुका हूं कि उन आत्माओं की ऊर्जा को नियंत्रित करके मैं वो हासिल कर सकता हूं जो डॉक्टर मेहरा नहीं कर पाया। अमरता। सूरज ने गुस्से से डायरी को बंद कर दिया और कहा, ये आदमी हमें धोखा दे रहा है, वो डॉक्टर मेहरा से भी ज्यादा खतरनाक है। अगली सुबह जब सूरज और राधिका अर्जुन से सामना करने गए तो वो गायब था। उन्होंने मलबे के पास जाकर देखा तो वहां कुछ अजीब हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से हल्की रोशनी फूट रही है। सूरज ने डरते हुए कहा, ये अर्जुन का ही काम है, उसने कुछ किया है। जैसे ही सूरज और राधिका मलबे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कांच का कमरा फिर से बन चुका था, लेकिन इस बार ये पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। कमरे के अंदर अर्जुन बैठा था और उसके चारों ओर आत्माएं घूम रही थी। अर्जुन ने उन्हें देखते ही हंसते हुए कहा, मैंने जो चाहा वो हासिल कर लिया। इन आत्माओं की शक्ति अब मेरी है, मैं अमर हो गया हूं। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक अदृश्य शक्ति ने सूरज और राधिका को अंदर खींच लिया। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। कमरे के अंदर चारों ओर भूतिया परछाइयां घूम रही थी। सूरज ने चिल्लाकर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? अर्जुन, तुमने हमें क्यों फंसाया? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों ने मुझे कांच का कमरा खोजने में मदद की, लेकिन अब तुम मेरे प्रयोग का हिस्सा बनोगे। जैसे ही अर्जुन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू किया, कमरे में कैद आत्माएं बेचैन होने लगी। वे अर्जुन पर हमला करने की कोशिश करने लगी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आत्माओं की शक्ति बढ़ती गई। वे अर्जुन को जकड़ने लगी। सूरज ने इस मौके का फायदा उठाया और दीवार पर लगे कांच को तोड़ने की कोशिश की। सूरज ने कमरे के मुख्य कांच को तोड़ दिया। कांच टूटते ही कमरे में भयंकर विस्फोट हुआ। अर्जुन और आत्माएं एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गए। सूरज और राधिका बेहोश होकर गिर पड़े। जब सूरज और राधिका होश में आए तो उन्होंने खुद को मलबे के बाहर पाया। वहां अब कुछ भी नहीं बचा था। कांच का कमरा पूरी तरह से गायब हो चुका था। राधिका ने सूरज से कहा, शायद ये सब अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें इस घटना को कभी नहीं भूलना चाहिए।
ये हमारे लिए एक सबक है। गांव वालों ने महसूस किया कि अब वो जगह पूरी तरह से शांत हो गई है। उन्होंने वहां एक छोटा मंदिर बना दिया ताकि उस जगह को पवित्र रखा जा सके। सूरज और राधिका ने इस घटना के बाद गांव छोड़ दिया और एक नई जगह बसने का फैसला किया। लेकिन उनके दिल में ये डर हमेशा बना रहा कि कांच का कमरा किसी और रूप में फिर लौट सकता है।